हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारे पिछले वीडियो में हमने डी ब्रोए वेवलेंथ और डी ब्रोए इक्वेशन के बारे में बात की। ठीक है, डी ब्रोए इक्वेशन एक हाइपोथेसिस इक्वेशन थी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि वो एप्लीकेबल नहीं है, बट एक प्रपोजल है कि ऐसा हो सकता है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में मैंने आपको ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल में एक और पॉइंट बताया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड विच वी डील विद द रिलेटेड टू द पोजीशन एज वेल एज द वेलोसिटी. नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक very carefully. On this topic we have a lot of numericals. Those are very important according to the point of view of examination or competitive examination. Recently we do about the de Broglie equations and the numericals based upon the de Broglie equation, right? Let me discuss. Heisenberg uncertainty principle क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, मतलब ये इम्पॉसिबल चीज है टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी. एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या बोलना चाह रहा है. कह रहा है कि जैसे एक बड़ी बॉल है, एक बहुत बड़ी बॉल है हमारे पास, आपके पास जैसे एक फुटबॉल होती है, एक बड़ी बॉल है. उस बड़ी बॉल पर आप एक छोटी सी बॉल रखते हो, बिल्कुल छोटी सी प्यार बीड समझ लीजिए, जैसे कोई मोती होता है, कोई माला में बहुत छोटा सा मोती होता है. आप इस बॉल के ऊपर एक छोटा सा मोती रखते हो, राइट. तो अब इस मोती के ऊपर अगर मैं कोई एनर्जी इंसिडेंट करती हूं, मतलब मैं बाहर से कोई ऐसी दूर से ही ऐसी कोई चीज उसके ऊपर हिट करती हूं कि वो वहां से हिले, मैंने इसके ऊपर कोई फोटोन हिट किया, राइट. मैंने इस छोटी बॉल पर, जिसको मैंने बीड कहा है, मोती कहा है, मैंने कोई बॉल हिट की. अगर मैं इसको हिट नहीं करती तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती. ये ट्रेजेक्टरी पाथ है जस्ट सिमिलर टू अवर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. इसको एटम मान लीजिए, इसको इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और ये सपोज करके चलिए कि इसको सेंटर जो है, न्यूक्लियस जो है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. अगर हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं तो ये अपने रास्ते पर चुपचाप चलता रहता है. इट्स पाथ इज वेल डिफाइंड, कोई चेंज नहीं आएगा इसके रास्ते में, ये चुपचाप अपने रास्ते में रिवॉल्व होता रहेगा. दिस इज एन ऑर्बिट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. एज्यूम दैट बीड इज रिवॉल्विंग एट इट्स ट्रेजेक्टरी पाथ, राइट. लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोटोन से हिट किया, फोटोन इज एन एनर्जी पैकेट, फोटोन से हिट किया तो ये अपना नया रास्ता बनाएगा. पॉसिबिलिटीज हैं, इट इज नॉट एन एक्यूरेसी, पॉसिबिलिटीज हैं. या तो ये इसी तरफ लुढ़क जाएगा या ये इस तरफ लुढ़क जाएगा, है ना, दो पॉसिबिलिटीज होगी. या फिर ये यहां से छिटक कर, कूद कर दूर चला जाएगा. कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई बात तो इसके साथ होगी. जैसे ही फोटोन इसको हिट किया, हमने उसको कुछ एनर्जी दी. एनर्जी देते ही इसकी पोजीशन में चेंज आ गया. आया ना पोजीशन में चेंज, कहीं तो जाएगा, कोई तो नया रास्ता देगा. जरूरी थोड़ी ना है कि हमें पहले से पता हो कि भाई मैंने जैसे ही हिट किया ये यहीं पर आएगा. नहीं, ये क्या पता इस तरफ जाए, क्या पता ये सीधा आए, कहां जाए. इट इज अनसर्टेन अबाउट द पोजीशन. सेकेंड थिंग, जब हम किसी भी चीज को हिट करते हैं तो उसकी स्पीड पहले की स्पीड से ज्यादा हो जाती है. ये एक मतलब एप्लीकेबल तरीका है, आपको पता है. आप किसी दूसरे को हिट करते हो तो उस पे दोनों एनर्जीज क्या होती है, इकट्ठी आती है. दैट शुड बी कॉल्ड मोमेंटम. तो इसके मोमेंटम से इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई ना, बढ़ गई ना. तो इसकी वेलोसिटी में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. अब दोनों में से किसी एक का तो हमें पता होगा, कंफर्म होगा कि भाई अगर इसकी स्पीड मैंने इतनी बढ़ाई तो इसकी पोजीशन, मुझे नहीं पता कहां जाएगा, आगे जाएगा, पीछे गिरेगा, साइड में गिरेगा. लेकिन अगर मुझे ये पता है कि ये आगे ही जा रहा है तो मैं इसको आगे जाने के लिए किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से हिट करूं, ये भी नहीं पता. दोनों चीजें एक साथ नहीं कैलकुलेट हो सकती एक्यूरेसी से. और ये सिर्फ और सिर्फ किन पर एप्लीकेबल करता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर, राइट.
माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन और वेलोसिटी में से कोई एक अनसर्टेन रहता है तो ये प्रिंसिपल वहां पर काम करता है टू कैलकुलेट दैट अनसर्टेनिटी। चलिए इसके लिए रिलेशन हमें हाइजेनबर्ग ने दिया, दैट रिलेशन इज लाइक दिस, डेल एक्स, एक्स इज स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल इज चेंज इन पोजीशन, इट मीन्स it would be change in negative, more, little, whatever, it is uncertain in position. Del p, p stands for momentum, right? P stands for momentum and we write this momentum like this because mass is certain, mass is fixed for that object which is change in momentum, only speed is change. So del p yani change in momentum is converted into m del v, del v stands for the uncertainty in velocity which was smaller than these constant, h stands for Planck's constant 4 pi, right? This is the relation which we used in this principle and is used for the numerical purpose. Now stands the values, m stands for mass of object, h Planck's constant, Planck's constant की वैल्यू फिर से देखिएगा, पिछले न्यूमेरिकल्स में भी काफी बच्चों के डाउट बार बार आ रहे थे कि ये कैसे बदल रही है वैल्यू, हम मास निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट हमें नहीं मिल रही है कि इसकी वैल्यू जूल सेकंड में दे रखी है। बेटा आपको एक जूल की वैल्यू निकालनी बताई थी कि एक जूल जो है वो वर्क डन के बराबर होता है। आप वर्क डन को किसके बराबर मानेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। वहां से ये यूनिट हमने प्रेडिक्ट आउट की थी, इस यूनिट को ही हम प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट मानकर फिर आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हम आसानी से किसी भी मास की, किसी भी वेलोसिटी की यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? चलिए सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज गुड ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, सब पर काम करता है। जैसे हम अगर हमारे अर्थ के ऊपर कोई टॉप पे कोई छोटा ऑब्जेक्ट या कोई छोटा सैटेलाइट रख के माने तो वहां पर भी काम करेगा, लेकिन जितना बड़ा मास होता चला जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का मास इतना बड़ा होता चला जाएगा, उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। सपोज उसकी पोजीशन तो सर्टेन है, लेकिन व्हाट अबाउट द वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ हो जाएगी। जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज अनसर्टेन रहेगी हमारे लिए, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन इट इज मोर एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ज्यादातर हम इसको उन्हीं पर इस्तेमाल करते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन में चेंज बहुत थोड़ा लाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट, वी नेग्लेक्ट दैट चेंज। सो सच प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। नाउ वी डील विद द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक, राइट? चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे ही क्वेश्चंस हैं हमारे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, एक माइक्रोस्कोप से हम एक फोटोन को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब हमने उसके ऊपर लोकेट किया है, डाला है ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एटम के किसी इलेक्ट्रॉन पर। सिमिलरली इसी कंसेप्ट को आप कंसिडर करते हुए चलेंगे कि एटम स्फीयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल है, ठीक है। इसको हमने किसी माइक्रोस्कोप की मदद से, जो कि फोटोन है, एचन्यू है, एनर्जी पैकेट है, उससे हिट किया है, राइट? विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, इस फोटोन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखिए इतनी दूरी पर है तो दूरी का मतलब क्या है, इट मींस इट इज चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना। वो 1 एंगस्ट्रॉम है तो चेंज इन पोजीशन है। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द डेल v, डेल x गिवन है, डेल v कैलकुलेट करनी है। क्या क्या चीजें हमें इस क्वेश्चन से समझ में आ रही हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। गिवन है डेल x दैट इज 0.1 एंगस्ट्रॉम, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 इंटू 10 टू पावर -10 हो गया, तो इसको हमने लिख दिया 10 टू पावर -11 मीटर, राइट। एच की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.11, 10 टू पावर -31 केजी लिखेंगे। नाउ अप्लाई व्हाट, हाइजेनबर्ग, अप्लाई हाइजेनबर्ग इक्वेशन, del x dot m del v equals to h by 4 pi. You just write here equal to or the lesser than, it's mean
आप यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। आप इसको मतलब अनसर्टेनिटी जाननी होती है तो ये रिलेशन भी ठीक है, अगर नहीं पता है तो इक्वल टू लिखो, कोई समस्या नहीं है हमारे सामने। del x we have to know -11 10 to the power -11 mass, we have to know mass of the electron. Now we have to calculate del v, so del v stands here and rest of the things are gone the next time. So we got h over 4 pi into में m into में del x। यहां तक समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ा यहां तक क्या हो रहा है? अरे भैया हमें ये सारी वैल्यूज मिली हुई हैं। क्यों मिली हुई हैं? कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले से पता होंगी हमें। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, ये चीज क्वेश्चन में हमें दी गई है, तो ये बातें तो हमें पता है ना। बस यही तो याद करना है, ये फॉर्मूला तो याद करना है। del x डॉट del m इक्वल्स टू h by 4 pi, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला जाता है इसको। कर लिया भैया, del v यहां रख दिया, बाकी चीजें वहां ले गए। जो जो चीजें यहां पर लेके गए हैं उनकी वैल्यू यहां रखी हुई है आपके सामने, उठाकर रख दीजिए। काफी बच्चों को क्या समस्या आती है कि ये जो पावर्स है ना, ये पावर्स नहीं कर पा रहे, वो इनको ऊपर लेके जाना है, कैसे सॉल्व करना है। बेटा जिसका बेस सेम हो, ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, सभी बच्चों को ये पता होनी चाहिए, छोटी क्लासेस में 10th क्लास में बताया जाता है। जिसका बेस सेम है उनकी पावर्स जुड़ जाती हैं। -31 -11 आपस में जुड़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ना, -31 प्लस -11, भाई ऐड ऐसे ही करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसका मतलब -31 तो ऐड हो गए ऑटोमेटिकली, दैट शुड बी गिवन अस टू -42। तो 10 टू पावर -42 नीचे है, ऊपर जाओगे तो क्या है -34। अब -42 को ऊपर भेजोगे तो वो प्लस का 42 हो गया। अब 42 में से 34 को घटा दो भैया सीधी सी बात है, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, है ना। अब डेसिमल्स को कवर करते आइएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका आंसर जो है वो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में जो है ये आएगा 5.79 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, और कुछ नहीं है, और कोई खेल नहीं है, सभी वैल्यूज दी गई है, डायरेक्ट पुट करना है। बस स्टेटमेंट को बिल्कुल प्यार से ध्यान से अच्छे से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ए गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। गोल्फ की बॉल, गोल्फ देखा है ना, गोल्फ खेलते हैं ऐसे 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 मार के खेलते हैं, गोल्फ की बॉल होती है व्हाइट कलर की, उसका मास कितना है? 40 ग्राम है, एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। जब हम उसको फेंक रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड कितनी है? 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, भैया 40 ग्राम की और 45 मीटर पर सेकेंड स्पीड मेजर की है, किसकी? 2%, 45 मीटर पर सेकेंड की 2%। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। स्पीड है यानी कि वेलोसिटी तो गिवन ही है, पोजीशन निकालनी है। लेट मी डू दिस क्वेश्चन। चलो उसी क्वेश्चन को आगे देखते हैं। वो क्वेश्चन फिर से मेमोराइज करते हैं कि एक गोल्फ बॉल जिसका वेट 40 ग्राम है, वो किस स्पीड से हिट हो रही है? 45 मीटर पर सेकेंड से, और उसका 2% ही हमें वेलोसिटी में मिल रहा है। नाउ अनसर्टेनिटी इन स्पीड कितनी है? 2%। 2% किसका? 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड का। अब 2% तो निकालना पड़ेगा, है ना। 2% का मतलब होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 कितना? 100 में कितना? 2, तो 45 में कितना, राइट। देखो जहां भी परसेंट की बात आती है तो वो 100 में से ही होता है, तो 2% का मतलब है कि आउट ऑफ 100 कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। तो आउट ऑफ 45 बताइए, तो 2/100, तो क्या करेंगे? 100 को नीचे लेके आएंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया? 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया है अपने पास? अनसर्टेनिटी इन स्पीड, राइट। अब हम अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं। del x डॉट m del v इक्वल्स टू h by 4 pi, ठीक है। del x हमें निकालना है, बाकी चीजें इधर ले गए, वैल्यूज हमें मिली हुई है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 4 इंटू में 4 pi 3.14। अच्छा, हमारा जो मास था वो 40 ग्राम था। मास कितना था? 40 ग्राम, लेकिन हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किसमें होती है? केजी में। केजी से केजी को कट करने के लिए हमें मास किसमें लेना पड़ेगा? केजी में।
40 into 10 to power minus 3 kg. Now the unit will be cut. kg. Into में 0.9 मीटर पर सेकेंड. 1 मीटर कर गया पर सेकेंड कट गया. हमारी जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी? मीटर में. मीटर किसकी स्पीड दे रहा है? पोजीशन की. भाई पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब क्या है कि कितना डिस्टेंस वो ले रहा है, कहां तक जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है. अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो इट हैव अ वेवलेंथ. जितना मास ज्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम हो जाएगी, बट हैव अ वेवलेंथ ना, हैव अ एनर्जी होगी. लेकिन जितनी एनर्जी बढ़ेगी उसकी स्पीड और डायरेक्शन भी तो चेंज होंगे. अब स्पीड और डायरेक्शन चेंज होंगे तो पोजीशन अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी अनसर्टेनिटी तो आएंगी ही आएंगी. तो साइमल्टेनियसली हम दोनों एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट. इसी में हम आगे चलते हैं. अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है. दैट टॉपिक टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का घर, इलेक्ट्रॉन का पता, कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, वो सारी बातें बताने के लिए हमें एक टॉपिक मिलने वाले हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से डील करवाएंगे. अब तक हम बात एटम के आसपास कर रहे थे. एटम का सब एटॉमिक पार्ट, उनके बारे में बात कर रहे थे. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की फाइंडिंग के बारे में बात कर रहे थे. वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में बात कर रहे थे. अब हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेकर. इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे एग्जिस्ट करता है, आप एटम को कैसे देखते हो, एटम आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता. अगर नहीं दिखाई देता तो किताबों में जो लिखा हुआ है कि एटम कैसा है, एटम गोल है, कैसे कंसीडर हुआ एटम गोल है, एटम गोल है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये सारी बातें हम एक एक करके धीरे धीरे इनको टू द पॉइंट समझते चलेंगे. सबसे पहले मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आ रही हूँ. छोटी सी जो 2-3 डेफिनेशन है या यूं लगा लीजिए टर्मिनोलॉजी है. अगर ये बातें आपको विद डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है कि ये क्या बोल रहे हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स. देखो ये कोई नया शब्द नहीं है. हो सकता है आपने ये 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत किया हो. अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, 1-2 बातें हम अभी करेंगे डिस्कस, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं. आपने पीछे नील्स बोहर के मॉडल में ऑर्बिट पढ़ी, शेल, जिसको हम शेल बोलते हैं, ऑर्बिट पढ़ी, ठीक है. उसी ऑर्बिट के एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, 3 डायमेंशन समझते हैं, 3D स्ट्रक्चर, मतलब उसमें मैं घूमती फिरती आपको दिख रही हूँ, बट ये ब्लैक बोर्ड क्या है, फिक्स है, राइट. तो जो 3 डायमेंशनल यानी आप उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ देख पा रहे हो, आप उसकी मूवमेंट को देख पा रहे हो, आप उसको 3D स्ट्रक्चर बोलते हो. तो ऑर्बिटल्स क्या हैं? ऑर्बिटल्स आर दी 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इट मींस प्रोबेबिलिटी, पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, अबाउट 99.9%, ऐसा बोला जाता है, राइट. किसी ने देखा नहीं, किसी ने कैलकुलेट नहीं किया, इट्स अजम्पशन, हाइपोथेसिस बोल सकते हो आप. तो उनको क्या बोल रहे हैं? दे वर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम पाए जाए, राइट. अच्छा, अभी एक नया नाम लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी. सो व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, है ना? इट प्रोवाइड्स द बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन of a situation which cannot be described with the certainty. Probability, संभावना. मौसम खराब है ना, बारिश आने की संभावना है, पक्का तो नहीं है ना, बारिश आ सकती है, मे बी ना भी आए, पर मौसम को देखकर ऐसा हम प्रोबेबल कर रहे हैं, राइट, कि आ सकती है, मे बी इट कम और नॉट, ठीक है. उसे दूसरे शहर जाना है, मे बी इट डोंट गो. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ फाइंडिंग पॉसिबिलिटीज जिनके होने का कुछ आभास हो कि हो सकती हैं, ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें वो लगता है कि वो होंगी, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. मैथ्स में आप करते भी हो, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए एंड बी एंड स्टर्स वगैरह में, राइट. चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे बादल होते हैं. सबसे पहली बात, एटम जो है वो हमने गोल माना है, भाई एटम एक स्फीयर होता है, एटम गोल होता है, लेकिन एटम की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री शार्प नहीं होती.
एटम की बाउंड्री कैसी है पता है? जैसे आप शिमला या फिर किसी हिली रीजन में घूमने चले जाइए, आप जब पहाड़ों पे आप अपनी बस से ट्रैवल करते करते, अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते करते जब पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हो, जब काफी हाइट पे चले जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि चारों तरफ आपके बादल घूम रहे हैं ना, बादल आप देखते हो आपके चारों तरफ। कई बार ऐसा होता है कि बादल आपकी गाड़ी में से करके निकल जाते हैं, राइट? तो यूं मानिए ये ऐसा ही किनारा है बादल जैसा। एटम का जो ये बाहर का किनारा है, आउटर सरफेस है, सरकमफ्रेंस है, जिसको हमने एटम को हमने एज्यूम किया है कि ये स्फेरिकल है, तो जो सरकमफ्रेंस है जस्ट लाइक अ क्लाउड, क्लाउडी है, क्लाउडी। लेकिन सिर्फ ये ही हिस्सा क्लाउडी है, राइट? ये ही हिस्सा क्लाउडी है, अंदर कहीं पर खाली, ये हिस्सा खाली, ये क्लाउडी है। तो जो हिस्सा क्लाउडी है, यानी कि आप यहां पर देखिएगा, आप यहां पर ऐसे 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 देख सकते हो, ये जो पोर्शन मैं थोड़ा शेडेड बना रही हूं, इट इज द क्लाउडी पोर्शन ऑफ एन एटम, ठीक है? इट्स द सर्कमफ्रेंस, क्लाउडी पोर्शन ऑफ एन एटम, एंड इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन द फॉर्म ऑफ डॉट, हियर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, बट इन दिस स्पेस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, राइट? ये जो डॉट हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की। देखिए यहाँ पर कहीं डॉट नहीं है, तो यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की। सेंटर में मैसिव पार्ट है, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सेंटर में मैसिव पार्ट है। ये जो बादल जैसा यहाँ बना हुआ है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसी पोर्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बात ध्यान में रहेगी, जब एक एटम, जब तक एटम ही रहता है उसको हम गैसियस कहते हैं, राइट? क्योंकि वो कैसा होता है? क्लाउडी नेचर का। जब तक एक एटम ही रहता है वो गैसियस एटम कहलाता है। लेकिन जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान शुरू होता है, लॉस और गेन स्टार्ट होता है, इट बिकम्स आयन। वो क्या बन जाता है? आयन। तो हम उसको क्या बोलेंगे? गैसियस एटम, राइट? जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करेगा वो क्या बन जाएगा? आयन। तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डेफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट करके देखते हैं। इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस के चारों तरफ वो जगह है, वो स्पेस है which describes the probability of finding an electron of given energy in terms of dots। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एनर्जी की फॉर्म में, और हमें वो किस रूप में दिखाई देते हैं? डॉट्स की फॉर्म में, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है। हम एटम को अगर कंसिडर कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, बहुत ही स्मॉलेस्ट है, माइन्यूट है, तो इलेक्ट्रॉन तो उससे भी बहुत कई गुना छोटे हैं, तो इनको हम डॉट की तरह ही एज्यूम करते हैं। और प्रोबेबिलिटी किसी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की कहाँ है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। अभी हमें इस टॉपिक में और क्या क्या इंक्लूड करना है, हमें यहाँ पर देखिए, जिस हिस्से को मैंने आपको यहाँ शेडेड पोर्शन में दिखाया है, इसी को हम आगे चलकर शेल का नाम देते हैं, राइट? इसी को हम शेल कहते हैं। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे नई नई शेल इंक्रीज होती है, और हर शेल में ऐसे ही फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हम इन शेल्स को, और थोड़ी देर पहले जो मैंने नाम लिया था ऑर्बिटल्स, शेल्स को हम ऑर्बिट कहते हैं, और ऑर्बिटल्स के सब पार्ट्स, यानी ऑर्बिट के सब पार्ट्स को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। चलो एटॉमिक ऑर्बिटल में अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें ये आसानी से बता पाएंगे कि आप ऑर्बिट किनको कह रहे हैं और ऑर्बिटल किनको कह रहे हैं, ठीक है? मैंने थोड़ा सा पहले क्लियर भी किया है कि ऑर्बिट हम पहले भी जानते हैं, पहले से भी पढ़ा है हमने कि शेल को ही ऑर्बिट बोला जा रहा है। तो देखिए क्या है ऑर्बिट? ऑर्बिट यानी कि इलेक्ट्रॉन, जो जहां इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की जगह है। जैसे देखिए हमारे इस सोलर सिस्टम में हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही है। जिस रास्ते में वो घूम रही है, जिस पाथ पर वो रिवॉल्व करती है, हम उसको क्या बोलते हैं? उसका ऑर्बिट, राइट? तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी सर्कुलर मोशन में किसी एटम के चारों तरफ, सरकमफ्रेंस के चारों तरफ घूमते हैं, तो हम उसको उसका ऑर्बिट कहते हैं।
आप इन ऑर्बिट्स को जानते हैं शेल के नाम से, जैसे KLMN, राइट। तो KLMN जो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है उसी को ऑर्बिट नाम दिया। कुछ नया तो नहीं है, पहले से पढ़ा है। ऑर्बिटल्स क्या हैं? अब ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा और डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगी कि ऑर्बिटल्स कैसे पहचाने जाते हैं। आने वाले टॉपिक्स में इनके बारे में ही सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है। दीज आर 3 डायमेंशन स्पेस। देखिए 3 डायमेंशन के बारे में मैंने पहले भी बात कही थी कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग आपको मूव करते हुए दिखाई दे, यानी आप उनको घूमते फिरते चलते उठते बैठते देख सके, उनकी सभी बॉडी टेक्सचर्स जो है उनकी मूवमेंट्स को आप आसानी से समझ सके, आप उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। ये आजकल जो 3D मूवीज आ रही है आप देख रहे हो ना, वो स्पेक्स लगा के वो आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं बैठ कर उनके बीच में बैठ के देख रहे हो, दैट आर कॉल्ड 3D। ठीक है, 3D स्पेस, ये भी 3D है। अगर किसी एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो हमें लगता है कि हम उनके चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे, या हमारे चारों तरफ वो घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 3D। Orbit, it is represent the planar motion. They just do in a simpler motion about the circular path. एटम के सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उस इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हम वहीं पर देखें तो हम उनको शेल कह देते हैं। लेकिन अगर हम उनके एक्सिस की तरफ ध्यान दें कि भी एटम चल रहा है गोल 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 गोल, और वो अब एक्स में जा रहा है, अब वाई में जा रहा है, अब जेड में जा रहा है, तो दैट आर कॉल्ड 3D मोशन। तो ये ऑर्बिटल्स 3D मोशन में काम करते हैं। ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर डिस्क लाइक, सर्कमफ्रेंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन सभी ऑर्बिटल्स का अपना अपना शेप है, सभी ऑर्बिटल्स अपने अपने शेप पे काम करते हैं। जैसे S स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल, राइट, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, लेकिन शेप अलग है। S की शेप है स्फेरिकल, P की शेप है डम्बल, D डिफ्यूज्ड, D की शेप है डबल डम्बल, F फॉर फंडामेंटल, जिसकी जो शेप है वो है कॉम्प्लेक्स। हम इनको और शेप्स को कंसिडर करेंगे। हमारे सिलेबस में SPD तक से शेप्स हैं, हम आपको बताएंगे कि ये शेप्स 3D में कैसे काम कर रही हैं और हम इनको कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। They do not have directional character. It means when the electron move in the circular motion or in shell, we don't say in which direction it is traveling, right? But when the electrons are present in any orbital, we have direction, we have axis along the x-axis, along the y-axis, along the z-axis, except the s orbital, because s orbital is spherical in shape, so it is non-directional. Now the concept is not according to de Broglie equation, Heisenberg uncertainty, because those are hypothesis and the orbital shell is just given, not about the hypothetical languages, but these orbitals are according to the both concepts, de Broglie as well as Heisenberg uncertainty. The maximum number of electron in the orbit is given by 2n square, that is Bohr's formula. You also call it magic number, इसको मैजिक नंबर भी कहते हैं। ये बोहर्स फॉर्मूला है। जैसे K शेल में मैक्सिमम 2, L शेल में मैक्सिमम 8, 16, 18, 32, 64. You memorize all these things in 9th class, 9th standard. This is the Bohr's formula. तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बोहर फॉर्मूले से फिल किए जा सकते हैं, बट इन ऑर्बिटल there is no possibilities to fill the electron according to the Bohr's formula. Each and every orbital have maximum 2 electrons along the axis, along the 3D space. ये आपको बताएंगे कैसे और कब। इनके अंदर एक और बहुत अच्छी और बहुत खास बात है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। In this motion, in this orbit structure, we can't say in which direction the electrons are revolving, but in orbitals both the electrons are revolving in opposite direction. So rest of the topics, rest of the things about the orbital we discuss there later.